हाँ तो नमस्कार जी। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके जो 21 फरवरी के जो आपका फाइनल परीक्षा होने वाले हैं, आपका काफ़ी इससे मदद मिलेगी। उसके साथ साथ आपको क्या होंगे, अब वह प्रश्न पढ़ना है आपको जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, तो वह प्रश्न कराएंगे आपको। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो होने वाला है आपको एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और आने की भी संभावना है, और इसको पीडीएफ जो हो जाएगा फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, और ये कैसे दिया जाएगा, तो आप इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। किस नंबर पर? इस नंबर पर। ठीक है, इस नंबर पर लिखकर हाय लिखकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको फ्री पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सूचक किसे कहते हैं और सूचक कितने प्रकार का होते हैं, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो 2 चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो ये कहता है वैसे पदार्थ जो अपने रंग या गंध परिवर्तन के द्वारा अम्लीय और क्षारीय विलयन की पहचान बनाता है, उसे सूचक कहते हैं। यानी क्या होगा, वो अपने रंग में परिवर्तन करेगा तो वो क्या करेगा, अम्लीयता प्रदान करेगा, या क्षारीय कुछ भी अगर संकेत करे तो वह जो सूचक कहलाता है। सूचक का मतलब होता है सूचना देना, यही होता है। जैसे हल्दी, चुकंदर, लिटमस पत्र, लाल गोभी का पत्ता, तो ये सभी जो होता है। उसके बाद सूचक जो होता है यहाँ पर देखने को मिला कि 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक जो हमें देखने को मिला रंगीय सूचक, और दूसरा जो हमें गंधीय सूचक। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो क्या कर रहा है, रंगीय सूचक क्या है, तो वैसा सूचक जो अपना रंग में परिवर्तन करे और अम्लीय और क्षारीयता का पहचान करे, तो वह जो हो जाता है क्या है, रंगीय सूचक। वहीं में बात करेंगे गंध में परिवर्तन करेगा और अम्लीयता और क्षारीयता का क्या करेगा, पहचान कराएगा, वही गंधीय सूचक कहलाता है। जैसे क्वेश्चन में पूछे था लौंग का तेल, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछे लौंग का तेल जो है कौन सा सूचक है, तो गंधीय सूचक है। वेनिला कौन जी, गंधीय सूचक है। प्याज कैसा है, गंधीय सूचक। तो ये क्वेश्चन भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हो गया है, कह रहे सौर कुकर के हानियों को लिखे। ठीक है, तो ये 2 नंबर में पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, आपको 2 बता देना है, 2 जो कि 4 जगह बता देंगे बहुत बेहतर रहेंगे। ठीक है, कह रहा है कि निम्न है कहानियाँ। ठीक है, सौर कुकर का प्रयोग सिर्फ दिनों के समय किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, इसको सिर्फ दिन में ही कर सकते हैं। ठीक है, दिन के समय, रात में नहीं कर सकते हैं। सौर कुकर जो होता है, सौर कुकर, ये सौर कुकर प्रयोग सिर्फ गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में किया जाता है। तो जिससे क्या मिलेगी, मान लिया जाए अगर हम ठंड इलाकों में कर दे तो वह जो है उससे एनर्जी ही प्राप्त नहीं होगी, जिससे ये क्या करेंगे, भोजन नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए किया जाता है। जड़े और बादलों वाले दिनों में भोजन पकाने के में लंबे समय तक लग जाते हैं। क्या बन जाता है, ये नहीं कि सफ़ा नहीं बनता है भाई, बनता है, लेकिन उसमें अधिक समय लगता है। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या रहा है, चौथा क्या कर रहा है, तलने वाले भोजन या रोटी पकाने में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि कोई पुआ पकवान बनाना है, ठीक है, उसके बाद रोटी बनाना है, तो है, ठीक है, तो ये जो इसमें अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है उसमें समय लगता है। ठीक है, तो इसलिए आप बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए क्या 3 नंबर क्वेश्चन है, शाकाहारी और मांसाहारी को परिभाषित करें। आप भी जानते हैं कि वे जीव जो अपना भोज्य पदार्थ पौधे से उत्पादन के संग्रह करते उसे शाकाहारी कहते हैं। जैसे क्या क्या, बकरियाँ, हाथी। ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं क्या कह रहा है, मांसाहारी, वे जीव अपना भोजन दूसरे यानी अन्य जीवों से मांस से प्राप्त करते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे शेर, बाघ, सर्प, तो ये जो होते हैं क्या हो जाते हैं, दूसरे के मांस खाते हैं। तो शाकाहारी मांसाहारी में अंतर हो गया। ठीक है, उसके बाद
यहाँ पर क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीवीआई अगर कहें तो वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपका ये बन जाता है वीवीआई। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या कर रहा है, श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है। भाई मान लिया जाए यहाँ पर जो है एक मानव को बना दिया हमने, अब क्या मुंह के द्वारा क्या करेगा, ये मुंह के द्वारा भोजन को करे, ऑक्सीजन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और इसको जब ग्रहण करेगा तो क्या कि अपने अंदर लेगा। ठीक है, और जो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 के साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 बनाता है। क्या बनाता है, CO2, और H2O बनाती है। H2O मतलब यानी जल बनाता है। ठीक है, जल बनाता है। साथ ही इस क्रिया में ऊष्मा यानी ऊर्जा भी उत्सर्जित होता है। क्या क्या बनाएगा, जब ये ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का अभिक्रिया करता है तो C6 यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो CO2 बनाता है और H2O प्लस ऊर्जा अवशोषित निकलता है। तो यहाँ पर इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहा जाता है। तो ये सिंपल से परिभाषा था, इसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो बात कही गई है 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर रहा है अच्छा ईंधन किसे कहते हैं। अच्छा ईंधन तो क्या कहेंगे कि वैसे ईंधन, क्या करेंगे, वैसा ईंधन जो जलाने पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। क्या करेगा भाई, ऊष्मा उत्पन्न करेगा, ऊष्मा, और क्या देगा, कम प्रदूषण देगा, उसी को हम क्या कर देंगे, अच्छा ईंधन कहेंगे भाई। ठीक है, तो ये अच्छा ईंधन के अंतर्गत ये पेट्रोलियम और जो हो जाता है क्या आ जाता है, प्राकृतिक गैस आ जाता है। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मधुमेह रोग से आप क्या समझते हैं। तो ये वो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, यदि क्या करना है, यदि हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन का क्या होता है, स्राव होता है, आप जानते होंगे, आप पूर्ण एक अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उचित मात्रा में नहीं हो पाता है और मधुमेह रोग हो जाता है। ऐसे रोगी के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। मधुमेह स्थानीय रूप से क्या होता है, ठीक नहीं होता है। मधुमेह को इंसुलिन इंजेक्शन मतलब सुई के द्वारा उपचारण किया जाता है। इस बीमारी को उचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रण में क्या किया जाता है, नियंत्रण में रखा जाता है। तो ये जो हो जाता है क्या होता है, मधुमेह रोग का आपको ये ऑब्जेक्टिव के नहीं बल्कि सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि जो मधुमेह रोग होता है तो किस हार्मोन का स्राव होता है, इंसुलिन हार्मोन का। उसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि इसमें इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो होता है कौन सा इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, इंसुलिन की इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। चलिए सब्जेक्टिव यहाँ पर 7वां जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, 7 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं क्या कर रहा है, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 उपायों के लिखे। क्या लिखे, 2 उपायों के। 2 उपाय कौन कौन से भाई, तो 2 उपाय है, अब हम 3 लिख देंगे। ठीक है, 2 उपाय को यहाँ पर देखेंगे तो क्या कह रहा है कि पहला में कि लोहे के सतह पर पेंट क्या करना, पेंट पर जंग से बचाया जा सकता है। पेंट कर क्या कर सकता है, बचाया जा सकता है लोहे को। ठीक है, उसके बाद लोहे के सतह पर जिंक लेपित करके जंग से बचाया जा सकता है। ये भी हम देख सकते हैं, लोहे के सतह पर ग्रीस लगाकर जंग से बचाया जा सकता है। तो ये बातें हमें अगर यहाँ से मालूम चल गई। ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं
क्वेश्चन क्या है, सिंपल से कौन ईंधन किसे कहते हैं। ये कई बार छोट क्वेश्चन लगते हैं, क्या करते हैं, दिखाई देते हैं हमें भाई कि बहुत सा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन यही एग्जाम में आ जाता है तो भाई भूल जाते हैं। तो वैसे पदार्थ जो दोहन करने पर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं, ईंधन कहलाते हैं। क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऊष्मा उत्पन्न करेंगे दहन करने पर, उसी को हम क्या कहते हैं, ईंधन कह देंगे। जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, लकड़ी, कोयला ये क्या है, तो ईंधन है एक प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए आइए जानते हैं कि खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे और अयस्क किसे कहते हैं। ठीक है, ये दोनों पूछ देगा कि अंतर भी पूछ देता है, इसमें इन दोनों में क्या पूछ देता है, अंतर पूछ देता है। तो ये भी, तो पहले हम जान लेते हैं किसके बारे में, खनिज के बारे में। ठीक है, क्या कह रहा है कि पृथ्वी के, क्या कह रहा है यहाँ पर कि पृथ्वी के सतह पर पाई जाने वाले क्या होता है, तो धातु युक्त जो होते हैं, धातु युक्त जो होते हैं युक्त पदार्थ को खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। यानी जो पृथ्वी के क्या होते हैं, पृथ्वी के सतह में जो पाए जाने वाले धातु युक्त ठोस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। और ये जो खनिज जैसे सोडियम, सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का क्या सूत्र होता है, NaCl। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको CaCO3 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CaCO3 बोलते हैं। तो ये भी याद रखने वाला चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर जो है अयस्क किसे कहते हैं, जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु उपस्थित होता है तथा जिसमें कम खर्च और पर आसानी से धातु प्राप्त किया जा सकता है, उसे अयस्क कहते हैं भाई। तो ये बातें भी हमें याद होना चाहिए। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि वायु की उपस्थिति में कोई पदार्थ जलना क्यों बंद कर देता है। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, लगाएंगे VBI। ठीक है, कह रहे कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के कारण ही कोई पदार्थ जलता है। भाई सब जानते हैं कि जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई भी पदार्थ नहीं जलेगा, तथा वायु की अनुपस्थिति में दहन संभव नहीं होता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, वायु की अनुपस्थिति में कोई पदार्थ जलना बंद कर देता है। तो ये सिंपल से जवाब है इसका। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन से पूछे जाएंगे 2 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ से जो आपको हेल्प ज़्यादातर जो होने वाला है, कहाँ से होने वाला है, तो वो होने वाला है कहाँ भाई, तो ये जो होगा कहाँ होगा, आपकी 21 फरवरी का जो एग्ज़ाम पड़ेगा उसमें बहुत हेल्प होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जीवाश्म करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी के गर्भ में दबे हुए पौधे क्या होते हैं भाई, यहाँ पर पौधे। उसके बाद पौधों के सब पशुओं के अवशेष जो ईंधन बनाते हैं, जो ईंधन बनाते हैं उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और जीवाश्म को, ये भी क्वेश्चन, जीवाश्म बनने के लिए कितना समय लगता है, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। क्वेश्चन भी कुछ लिया जाता है कि निम्न में कौन नवीकरणीय स्रोत है, तो ये एग्जाम्पल भी दे दिया जाता है आपसे। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो ये भी हमें याद होना चाहिए, जो आपको ऑब्जेक्टिव में काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहते हैं, क्योंकि जो होते हैं क्या होते हैं, कार्बन जो होता है CO2 और H2O जो सूर्य के प्रकाश में हरित लौक उपस्थित में अपना भोज्य पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं। तो ये जो होते हैं हरे पदार्थ के, इसलिए उत्पादक कहा जाता है। तो ये भी हमें मालूम चल गई। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, क्या कर रहा है, ऑक्सीजन या उपचयन, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो ये सिंपल से बात करें, उपचयन अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, जिसमें जो होता है ऑक्सीजन का जो होता है, क्या होता है भाई, ऑक्सीजन का जो होता है योग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं भाई, तो उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का योग होता है तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं,
ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये भी हमें बात मालूम होना चाहिए। वो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया क्या है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ क्या कर रहा है, किसी तत्व या यौगिक के साथ क्या होते हैं, यौगिक के साथ हाइड्रोजन का योग होता है। क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन का योग होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन का योग होता था, तो उसे हम क्या कर दिए कि उपचयन अभिक्रिया कह दिए। तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। तो नवीकरणीय स्रोत वैसा स्रोत जो कभी खत्म नहीं होते और जिसे क्या खत्म होने पर पुनः बनाया जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, सोलर, पवन ऊर्जा। तो ये भी क्वेश्चन पे नवीकरणीय स्रोत के दो स्रोत लिखे, सूर्य ऊर्जा, पवन, ये सोलर सेल। तो ये भी याद रहेगा। तो हमें ऑब्जेक्टिव में नहीं बल्कि सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। ठीक है, यहाँ पर चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 16 नंबर कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई दो उदाहरण दे। तो नवीकरणीय जो स्रोत है, जैसे कि नवीकरणीय स्रोत की बात करें तो उसे क्या होता है, बनाने में लाखों समय लग जाता है और यहाँ पर जो होता है समय में ख़त्म हो जाता है एक समय में भी। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे स्रोत है जिनका भंडार क्या है, सीमित है, एक प्रकार से क्या है, स्टोरेज है, और वे अपने समय में क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस। तो ये सभी जो होते हैं नवीकरणीय स्रोत है। तो हमें यहाँ से एक बात याद करने वाला है, क्या है भाई, कि ये हम याद रखेंगे जिससे हमें क्या होगी भाई, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछ लिया जाता है आपसे। तो ये हमें यहाँ से याद रहेगा तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन जाने से पहले अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम यहाँ पर जो बहुत इंटरेस्टिंग क्या लाने वाले हैं भाई, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेने वाले हैं, आने वाले हैं। ठीक है, और आप कमेंट में बताइएगा कि अब की बार नेक्स्ट बार जो लाएंगे हम किस चीज़ का सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव लाएं, आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो ये भी हमें जानने वाला बात है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी क्षार जिसको भस्म के साथ अभिक्रिया करके लौह एवं जल का निर्माण करते उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया करेंगे। क्या करेंगे भाई, अम्ल मिलेंगे, अम्ल, उसके बाद क्या मिलेंगे, क्षार मिलेंगे, और इन निर्माण के प्रक्रिया से क्या बनेगा भाई, तो एक लौह बनेगा प्लस में जल बनेगा, उसी को हम क्या कह देते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। एग्जाम्पल में जैसे HCl जो अम्ल हो गया, ठीक है, क्या हो गया, अम्ल हो गया। उसके बाद जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि NaCl जो क्षार हो गया, NaOH, ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, लेकिन इन प्रक्रिया से क्या बना, NaCl जो लौह का काम करेगा, अब प्लस में H2O बना, ये भी जल का काम करेगा। तो यहाँ पर ये बातें हमने देख ली। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिनालिका किसे कहते हैं, परिनालिका किसे कहते हैं, आइए थोड़ा हम जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो किसी क्या कह रहा है कि थोड़ा इसको हम बढ़ा लेना, कह रहा है कि किसी कुचालक बेलनाकार पाइप, क्या होंगे, कुचालक के कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कुचालन बेलनाकार का कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो होंगे धातु जो होंगे उसमें करंट नहीं लगेंगे। पहले तो ये बात हमें मालूम हो जाना चाहिए। उसमें क्या होगा, धारा प्रवाह नहीं होगा। पाइप पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेट कर एक कुंडली बनाई जाती है। ठीक है, क्या होगा, तो यहाँ पर एक बात समझेंगे कि जो नालिका जो होती है, ये कहा गया कि
एक क्या होंगे, एक बेलनाकार, बेलनाकार कहने का मतलब है कुछ इस प्रकार से होंगे, ठीक है। और ये जो तो बेलनाकार पाइप होंगे, इस पर क्या किया, धातु के क्या लपटे जाएंगे, तार, ठीक है। ये हमें बात याद होना चाहिए। अब ये तार जब लपटे जाएंगे तो ये याद होना चाहिए कि ये जो क्या उन्हें धातु के जो तांबे के विद्युत धारे जो लपटे जाएंगे, ये लपेट कर एक कुंडली बनाई जाएगी, इसी को परिनालिका कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन अब आपको बायोलॉजी से ले लिया गया है। कह रहा है कि वैसे जीव जो अपना भोजन, आवास जैसी क्रिया के लिए अन्य जीवों के शरीर पर या शरीर में अपना भोजन में आवास करते हैं, परजीवी करते हैं, यानी भोजन भी करेंगे, भोजन भी करेंगे, प्लस में क्या करेंगे, वह रहेंगे, क्या रहेंगे। तो ये दोनों जो होते हैं क्या होते हैं, परजीवी कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये बातें हमें समझ में आ गई, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 प्लस Cl2, इसकी अभिक्रिया से 2HCl हुआ, यानी यहाँ पर जो हुआ प्रकाश की क्या हुआ, रोशनी के कारण ये क्रिया जो हुई, तो इसी को हम क्या करते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में घटित होगा, ये सिंपल से बात याद होना चाहिए, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत जनित्र किसे कहते हैं। तो विद्युत जनित्र क्या होता है, तो विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन सिंपल से, यांत्रिक को क्या करेंगे, किस में परिवर्तित करेंगे, तो ये जो क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम विद्युत जनित कहते हैं। तो विद्युत जनित एक ऐसा यंत्र है जिसकी क्या करेंगे, हम यांत्रिक ऊर्जा को हम क्या करेंगे भाई, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम किसे कहते हैं। यहाँ पर बहुत मस्त ये क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, एक बार नहीं बल्कि कई बार ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के रूप में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये समझने वाला कि ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा गया, सब्जेक्टिव कैसे। मैक्सवेल का क्या कहता है कि कह रहा है कि दक्षिण हस्त का नियम कहता है यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, क्या पड़ गया, इस प्रकार से दाईं हाथ से पकड़ा गया है, और कुछ इस प्रकार से पकड़ा जाए, अंगूठा जो होगा किसके ओर संकेत करेगा, धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, और हाथ की जो अंगुलियां जो होगी, यहाँ पर जो बात किया जाए, जो यहाँ पर हाथ की जो अंगुलियां है, ये अंगुलियां जो होगी किसके ओर संकेत करेगी, ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर संकेत करेगी। तो ये जो होगी क्या कहलाती है, तो यही मैक्सवेल का दक्षिणी हस्त नियम कहलाती है। यानी जो आपका जो यहाँ पर अंगूठा जो बना, ये अंगूठा जो होगा क्या होगा, ये जो होता है धारा की दिशा को क्या करेगी, निर्धारित करेगी। वहीं ये उंगलियां जो होगी कहाँ किसके करेगी, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। तो यही मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहता है। तो ये आपको याद कर लेना, इसे भूलना नहीं है भाई। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम कर रहे हैं कि विरंजक चूर्ण का अस्थाई यौगिक क्यों कहा जाता है। विरंजक चूर्ण को जब वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, कहाँ भाई, वायुमंडल में जैसे हम खुला छोड़ दिए, तो वह विरंजक चूर्ण से धीरे धीरे क्लोरीन गैस उड़ जाता है। क्लोरीन विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCO2। तो इसमें से क्लोरीन क्या होता है भाई, उड़ जाएगा। तो उड़ जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है।
बन जाता है, इसलिए व्यंजक चूर्ण को क्या अस्थाई यौगिक कहा जाता है। आप एग्जाम्पल के रूप में भी समझ चुके हैं। कह रहा है कि प्रतिभारण किसे कहते हैं। कभी कभी एक साथ बहुत सारे विद्युत उपकरण, आप जैसे देखते हैं कि एक बोर्ड में क्या हो गया, जैसे हीटर, फ्रिज, विद्युत आयरन, विद्युत मोटर आदि एक साथ चालू कर देते हैं भाई। अब क्या करेंगे, हम चालू कर देंगे यानी ऑन कर देंगे इसको, और ये जब ऑन करेंगे तो ये क्या करेगी, एक साथ चालू कर देने से परिपथ में जो होती है क्या होती है भाई, अब परिपथ में जो होती है क्या होती है, बोझ बहुत अधिक पड़ जाएगा भाई। इतना कुछ चल रहा है, जैसे कि हीटर में चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, विद्युत आयरन चल रहा है और विद्युत मोटर, तो ये इसमें क्या होगी, बोझ तो पड़ेगी, तो ये पड़ जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इससे ही अति भारण कहते हैं। ठीक है, इसको धारण अति भारण कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, हम 25 रहने देते हैं। कह रहा है कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। मेंडलीव के भौतिक और रासायनिक गुण के परमाणु द्रव्यमान और आवर्ती फलन होते हैं। क्वेश्चन भी पूछ देते हैं, परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन क्या होते हैं, किसके नियम द्वारा दिया गया था, तो ये मेंडलीव आवर्त नियम द्वारा दिया गया था, मेंडलीव द्वारा। और सबसे पहले आवर्त सारणी मेंडलीव में बनाया था। क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ये हमें 25 क्वेश्चन आपको हमने क्या करा दिया, एक सब्जेक्टिव के रूप में करा दिया, जो आपके एग्ज़ाम के 21 फरवरी के जो एग्ज़ाम होगी आपकी, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और इस एग्ज़ाम में जो होंगे क्या पूछे जाएंगे, इस क्वेश्चन में से हमने 25 कराया, और इस क्वेश्चन में से कम जो रहने वाला है 4 अंक नहीं तो 8 अंक आपको तो पक्का प्राप्त होने वाला है, आपको ये बोलबला होने वाली है। ठीक है, तो आपको अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भाई इस वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है। आप देख सकते हैं हम कितने बजे आपका जो है क्लास का रिकॉर्ड कर रहा है, 12 बजने वाला है। ठीक है, तो आप सपोर्ट कीजिए। उसके बाद आपको ये PDF हम बता दिए कि इस नंबर पर क्या करना है, आपको प्राप्त कर लेना है। इस नंबर से आपको अपना क्लास लिख देना है और PDF लिख देना है, तो आपको हम सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, तो ये जो करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। क्या करना है, शेयर करना है, ताकि जो है आपका दोस्त को भी हेल्प मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।